क्या किया था लास्ट पीजीबीपी, उसमें क्या आप लास्ट लेक्चर एब्सेंट है क्यों? और रिकॉर्डिंग देखा क्या? क्या किया था लास्ट? और 35 ईडी भी किया ना, और 35 ईडी का सम भी किया क्या? नहीं, सेक्शन 35 का सम किया था, साइंटिफिक रिसर्च वाला सम किया था, डेप्रीशिएशन वाला सम किया था, और कौन सा सम हो गया देखो, 3 हुआ है या 4 हुआ है वो बताओ। क्वेश्चन नंबर 1, टेक्स्ट बुक ओपन करो, क्वेश्चन 1 इज डन, डेप्रीशिएशन वाला। क्वेश्चन 2 भी हो गया, क्वेश्चन 2 बाकी है। Question number 1 is done, second is pending, third is done. Yes or no? क्वेश्चन नंबर, अच्छा आंसर बोलो ना। 5 पार्ट पढ़े होंगे शायद। पहला देखो, स्मॉल डिडक्शंस पढ़ा था, 30, ये चल ही नहीं रहा है रंगा, 30, 31, 36, 37 मिला। 30 में अपन ने पढ़ा था रेंट, रिपेयर्स, टैक्सेस, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग। अगर बिल्डिंग यूज फॉर बिजनेस है तो अलाउड, पर्सनल है तो डिसअलाउड, रेवेन्यू एक्सपेंस है तो अलाउड, कैपिटल है तो डिसअलाउड। 31 भी था प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर का, रिपेयर्स और इंश्योरेंस सेम, और बिजनेस है अलाउड, रेवेन्यू है अलाउड, कैपिटल है डिसअलाउड, पर्सनल है डिसअलाउड। देन 36 से स्पेसिफाइड डिडक्शन, सी बर्फी करके बढ़ाएगा। कॉन्ट्रीब्यूशन रिकॉग्नाइज या अप्रूव्ड जगह पे है, ड्यू डेट से पहले है तो अलाउड है, आउटस्टैंडिंग है तो डिसअलाउड, अनरिकॉग्नाइज्ड है तो डिसअलाउड। सीटीटी, एसटीटी अलाउड। फिर बोनस एंड कमीशन अलाउड इफ पेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न्स। बैड डेट्स एक्चुअल है तो अलाउड, प्रोविजन है तो डिसअलाउड, बैड डेट्स रिकवर्ड पहले अर्लियर अलाउड था तो अभी इनकम में ऐड करो, और अगर पहले अर्लियर डिसअलाउड था तो अभी इनकम में ऐड नहीं करना है। एनिमल्स रिटर्न ऑफ कितना? फुल कॉस्ट माइनस रिकवरी इन द ईयर इन विच एनिमल बिकम यूजलेस। फैमिली प्लानिंग अलाउड ओनली टू, रेवेन्यू है तो, कैपिटल है तो अलाउड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। इंश्योरेंस फॉर स्टॉक, एम्प्लॉइज हेल्थ अलाउड इफ अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। कैश बेरर चेक दिया तो इट विल बी डिसअलाउड। फिर बाद में इंश्योरेंस फॉर प्रोपराइटर और इस फैमिली मेंबर डिसअलाउड। इंटरेस्ट ऑन लोन, बिजनेस लोन है तो अलाउड, पर्सनल है तो बिजनेस के लिए तो अलाउड है, नहीं तो डिसअलाउड है। एसएफसी, एसआईआईसी, पीएफआई और एसबी अलाउड ओनली इफ इट इज पेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न्स। बराबर है। उसके बाद अपन ने पढ़ा था सेक्शन 37, क्या पढ़ा था? जनरल डिडक्शन। बराबर है। उसमें कोई भी एक्सपेंस रेवेन्यू नेचर है, रिलेटेड टू बिजनेस है, ऑफेंसिव पर्पस नहीं है, और 30 से 36 में कवर्ड नहीं है। सैलरी टू स्टाफ, बिना देखे बोलो, सैलरी टू प्रोपराइटर, वर्किंग पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर। सैलरी में अगर लीव सैलरी टू एम्प्लॉय है तो ओनली इफ इट इज पेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न्स। एडवर्टीजमेंट इन पैम्पलेट्स, ब्रोशर, सोविनियर, न्यूज़पेपर, होर्डिंग, टीवी, रेडियो of political party, deferred revenue, fully allowed. Permanent signboard, depreciation will be allowed. Direct tax, interest on direct tax, penalty for direct tax, disallowed. Indirect tax, interest on indirect tax, penalty for indirect tax, disallowed. दिवाली मुहूर्त एक्सपेंसेस, और वो लिखा है कि नहीं याद नहीं, पढ़ाया तो था। CSR लिखा है,
एक्सपेंसेस ऑन CSR इज डिसअलाउड, बराबर है। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था स्पेशल केसेस, आंसर बोलो ना। अगर आपने रिलेटेड पार्टी को पैसा दिया तो चलेगा नहीं चलेगा, बट रिलेटेड पार्टी को एक्सेस पेमेंट दिया तो नहीं चलेगा। रिलेटेड पार्टी मतलब स्पाउस, चिल्ड्रन, लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट, और ऐसा कोई भी आदमी जिसका कंपनी में अपना सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, ब्रदर सिस्टर। कैश में कितना पेमेंट अलाउड है? मैक्सिमम ₹10,000 ऑन अ पर्टिकुलर डे टू अ पर्टिकुलर पर्सन फॉर अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। और अगर रूल 6DD बोलता है फार्मर को एग्रीकल्चर के लिए पेमेंट किया तो ऐसे गांव में पेमेंट किया जा पे बैंक्स नहीं है तो इट विल बी अलाउड। और पेमेंट टू गवर्नमेंट, RBI, LIC, बैंक्स और फॉरेन एक्सचेंज डीलर, इन लोग को पेमेंट कैश में किया तो चलेगा। कॉटेज इंडस्ट्री विदाउट द एड ऑफ पावर काम कर रही है तो इट इज अलाउड। नेक्स्ट अपन ने क्या किया था? अच्छा, कैश में अगर एसेट खरीदा तो मतलब डेप्रीशिएशन क्लेम नहीं कर सकते। क्या क्लेम नहीं कर सकते? डेप्रीशिएशन। लिख दो ना वहां पे, तुम लोगों ने लिखा नहीं होगा। एसेट पे डेप्रीशिएशन क्लेम नहीं कर सकते। और 10,000 वाला जो लिखा था मिला 48(3), उधर लिख दो if payment for asset is made in cash, in excess of ₹10,000, then depreciation on such asset cannot be claimed. अच्छा, फिर नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था कि 43B मिला, नॉर्मली एक्सपेंस अलाउड है डिसअलाउड है, वो डिपेंड करता है आपने बुक्स कैसे मेंटेन की है। कैश बेसिस पे मेंटेन की है तो पैसा आया तो रिकॉर्ड करो, गया तो रिकॉर्ड करो। अक्रूवल बेसिस पे मेंटेन किया है तो जो ईयर का है वो ईयर में रिकॉर्ड होएगा। बट TBLIC करके लिखा होएगा। TBLIC बोलता है पेड है तो ही अलाउड है, नहीं तो डिसअलाउड है। T मतलब टैक्सेस अदर देन GST, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स अलाउड है ओनली इफ इट इज पेड, सॉरी। फिर बाद में T के बाद B बोनस एंड कमीशन, L लीव सैलरी, I इंटरेस्ट वो स्पेसिफाइड बैंक वाले, C कंट्रीब्यूशन टू वो रिकॉग्नाइज अप्रूव वाले। फिर नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था अगर TDS डिफॉल्ट है, मिला TDS डिफॉल्ट है तो नॉन रेसिडेंट को पैसा दिया तो 100% डिसअलाउड, रेसिडेंट को दिया तो 30% डिसअलाउड। फिर इनकम टैक्स तो डिसअलाउड है ही, उसका सरचार्ज और सेस वो भी क्या रहेगा? डिसअलाउड रहेगा। और अगर एम्प्लॉय के बिहाफ पे टैक्स भरा है नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट पे तो वो भी क्या रहेगा? डिसअलाउड। देन लास्टली अपन ने किया था स्पेसिफाइड डिडक्शन 32 डेप्रीशिएशन। बोलो प्लीज, दो मेथड है, कौन से SLM WDV। बट अब देखो फॉलो क्या करना है, WDV। 4 टाइप के एसेट है, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, इंटेंजिबल। यहाँ पे नंबर ऑफ डेज पे डिप्रीशिएशन मिलता है या फुल हाफ? 180 डेज और मोर है तो फुल, लेस देन दैट है तो हाफ। और भी पढ़ा था उसमें 3 अक्टूबर का डेट था और नहीं। और अपन ने पढ़ा था कि SLM मेथड में तो छोड़ दो, ब्लॉक सिस्टम से डिप्रीशिएशन लेना है, इंडिविजुअल ब्लॉक सेम क्लास सेम रेट को एक साथ मर्ज करना है और ब्लॉक बनाने का है। ओपनिंग WDV, एड परचेजेस लेस सेल, जो क्लोजिंग में बचा उसमें एसेट है तो डिप्रीशिएशन मिलेगा। अगर ज्यादा में बेचा तो गेन, कम में बेचा तो लॉस, आई थिंक पड़ा होगा। सेल ऑफ एसेट पे देखो, ऑल एसेट सोल्ड, सम एसेट सोल्ड। ऑल एसेट में नो एसेट नो डिप्रीशिएशन, या तो गेन या तो लॉस होएगा। सम एसेट सोल्ड में एसेट भी और वैल्यू भी है तो डिप्रीशिएशन मिलेगा, नहीं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लिखा है मैंने, क्या लिखा है? शॉर्ट टर्म कैपिटल मिल रहा है क्या? नेक्स्ट क्या किया था? डिप्रीशिएशन के बाद अपन ने किया था वो ठीक है।
उसके बाद अपन ने किया था स्पेसिफाइड डिडक्शन, 2 सेक्शन अब एग्जैक्टली एक जैसे, 35 साइंटिफिक रिसर्च और एक है 35 AD स्पेसिफाइड बिजनेस। प्लीज बोर्ड पे ध्यान देना, यहाँ पे गवर्नमेंट बोलता है हम लोग को कुछ चीज को प्रमोट करने का है, जैसे रिसर्च को प्रमोट करने का है और CBI वर्क फ्रॉम होम बिजनेस को प्रमोट करने का है, कोल्ड चेन फैसिलिटी, क्रॉस कंट्री पाइपलाइन, वो वाला। सो गवर्नमेंट बोलता है कि उसको प्रमोट करने के लिए 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन ले सकते हो, कितना? तो डेप्रीशिएशन मिलने वाला नहीं है, बराबर है। सिर्फ 35 साइंटिफिक रिसर्च में अपन ने पढ़ा था बिफोर भी चलेगा बट मैक्सिमम 3 इयर्स चलेगा। 35 AD में पढ़ा था कि बिफोर चलेगा अनलिमिटेड ईयर्स के लिए, वहां पे कोई लिमिट नहीं है। मिल रहा है? आई अज्यूम पढ़ के आए रहेंगे वो 2 सेक्शन। ओके, सिंपल आंसर बोलो ना, एकदम सिंपल है। अगर यार अपन ने टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस लिया, क्या लिया? टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस का मतलब क्या है? आप है ना जैसा भी देखा होगा 2G 3G 4G 5G स्पेक्ट्रम लाइसेंस DOT बेचता है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम। सो जो अपना गवर्नमेंट है वो अभी 5G लाइसेंस उन लोगों ने अनाउंस किया। अब जो रिलायंस है वो बोलता है कि यार 5G जो है 10 साल चलेगा बस, और रिलायंस हाइपोथेटिकल है, रिलायंस बोलता है हमारा एक ही मोटो है, जो मिलेगा सबको सेम मिलेगा। तो अगर 5G सबको 5G मिलेगा, मालूम है बहुत बार ऐसा चलता है, वोडाफोन 3G भी चलाता है 4G भी चलाता है। तो वोडाफोन में जिसका पुराना सिम है वो 3G चला रहा है, जो नया सिम लिया अपग्रेड करेगा वो 4G चलाएगा। कोई सुन रहेगा? सो यहाँ पे रिलायंस वाला बोलते हैं नहीं यार हमारा तो लाइफ फिक्स है, 10 साल के बाद 6G आ जाएगा। सुन रहे हो कि नहीं? तो उसने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को बिड किया, बोलता है हम लोग 500 करोड़ रुपया देने के लिए रेडी है, 10 साल के लिए लाइसेंस चाहिए। एयरटेल वाला बोलता है पागल है रिलायंस, अपने इंडिया में टाइम लगेगा 20 साल लगेगा, कितना? तो उसने 5G का लाइसेंस बीड किया, बोला 750 करोड़ रुपया दूंगा 20 साल के लिए। रिलायंस ने कितना बीड किया? 500 करोड़ रुपया फॉर 10 साल, और इसने एयरटेल ने 750 करोड़ फॉर 20 ईयर्स। अब वोडाफोन बोलता है हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, किधर से बीड करे? तो उन लोगों ने बोला 200 करोड़ देंगे 5 साल के लिए। अब पॉइंट ये है कि जो लाइसेंस है वो आपके लिए एसेट होता है, एसेट पे आप तो डिप्रीशिएशन लेते हो, नॉर्मली वो क्या होता है? एसेट। एसेट पे क्या मिलता है? डिप्रीशिएशन। अब गवर्नमेंट बोलता है एसेट का लाइफ हम लोग प्रिडिक्ट करता है कि AC का लाइफ इतना होएगा, प्रोजेक्टर का इतना होएगा, और उसके हिसाब से रेट निकालता है। याद होएगा तो फर्नीचर पे 10% है, बिल्डिंग पे 10% है, वो वाला। अब यहाँ पे बोलता है सब कंपनी का अलग अलग लाइसेंस है, कोई 10 साल के लिए ले रहा है, कोई 5 साल, कोई 20 साल, कोई 15 साल, तो इसका लाइफ हम लोग डिसाइड नहीं कर सकता है। तो अगर आपने टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस लिया है तो पहली बात तो डिडक्शन मिलेगा ओनली व्हेन इट इज पेड। मतलब आपने लाइसेंस, जब भी गवर्नमेंट आएगा ना, तो गवर्नमेंट को जब तक पैसा नहीं मिलता है वो डिडक्शन नहीं देता है। तो टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस गवर्नमेंट ने इशू किया है, तो गवर्नमेंट बोलता है जो साल में आप लोग पैसा देना चालू करोगे वो साल से डिडक्शन लेंगे। जैसे रिलायंस बोलता है कि सर लाइसेंस तो आज दे दो, कितने साल के लिए? 10 साल के लिए, बट पेमेंट हम लोग 1 साल के बाद करेंगे। कोई सुन रहा है क्या? तो रिलायंस को डिडक्शन पूरा मिलेगा, बट कभी से? सेकेंड ईयर से। अब कितना डिडक्शन मिलेगा? तो ये SLM मेथड है। SLM मेथड में क्या होता है? कॉस्ट डिवाइड बाय लाइफ। क्या होता है? कॉस्ट डिवाइड बाय लाइफ। यहां पे बोला है कॉस्ट डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। अरे यार कितने का लाइसेंस है? लास्ट टाइम पूछ रहा हूं, बोलो। 10 ईयर्स का। सेकेंड, अगर पहले साल में पैसा दे दिया तो पूरा 10 साल में डिवाइड होएगा, तो 50 करोड़ डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स। कोई सुन रहा है क्या? अगर दूसरे साल में पेमेंट किया तो 50 करोड़ डिवाइडेड बाय 9 ईयर्स। तीसरे साल में दिया तो 50 करोड़ डिवाइडेड बाय 8 ईयर्स। पूरा डिडक्शन मिलेगा, बट वो ईयर से जो ईयर से पेमेंट किया है, और कितना? डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। क्या बोला? डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। इतना पॉइंट समझेगा क्या? अच्छा सर, अगर पेमेंट इंस्टॉलमेंट में किया तो 3 अलग अलग बार डिडक्शन लो, एक साथ लेने का जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल समझाता हूं, 8.37 पेज पे क्वेश्चन नंबर 4, 8.37 पेज पे क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा तुम्हारा? 8.36 पे, सॉरी। X Limited, a company provided telecommunication services, obtained a telecommunication license on April 20, 2024. मिला? अगर मैं डेट रॉन्ग बोलूंगा तो प्लीज बोलना। April 20, 2024 for a period of 10 years which end on March 31, 2034. License fees being 18 lakh. Find out the amount of deduction under section 35 ABB if entire amount is paid on May 6, 24
or entire amount is paid on April 1, 25, or entire amount is paid in 3 equal installment on April 30, 24, April 30, 25, April 30, 26. मिल रहा है? प्लीज फर्स्ट सिचुएशन पे ध्यान दो, सिर्फ रीड करो ना, ए पॉइंट तक रीड करो. कितना है कॉस्ट ऑफ लाइसेंस? 18 lakhs. कभी लाइसेंस लिया? 24, मतलब 24-25 में लाइसेंस लिया. बेटा पेमेंट कभी किया? एंटायर अमाउंट इज पेड इन 24-25. जो ईयर में लाइसेंस लिया वो ईयर में पूरा पेमेंट एक साथ किया. तो 18 लाख रुपीज का लाइसेंस है, 10 साल की लाइफ है, और 10 साल जब भी स्टार्ट हो रहा है तभी पेमेंट कर दिया, तो आपको डिडक्शन मिलेगा 1,80,000 पर एनम. स्टार्ट होएगा 24-25 से और खत्म कभी तक होएगा? लाइसेंस का लाइफ है 33-34. 10 साल 180 लिखते रहना. बोलो एनी डाउट? सॉरी, कितना कॉस्ट ऑफ लाइसेंस है? और लाइफ जो ईयर में लिया वो ईयर में पेमेंट कर दिया, तो पूरा 10 years रिमेनिंग लाइफ है, तो इसलिए पूरा डिडक्शन मिलेगा. सेकेंड सिचुएशन पढ़ो प्लीज. एंटायर अमाउंट इज पेड ऑन April 1, 25. कौन से ईयर में पेमेंट हो रहा है? 25-26. लाइसेंस कौन से ईयर का है? 24-25. पेमेंट किया 25-26, एक साल लेट पेमेंट किया, तो डिडक्शन तो 18 लाख का मिलेगा, उसमें गवर्नमेंट कोई प्रॉब्लम ही नहीं कर रहा है. बट बोलता है वो ईयर से मिलेगा जहां से पेमेंट किया, तो आपके पास बचा है 2 लाख रुपीज पर एनम का डिडक्शन. स्टार्ट कहां से होएगा बोलोगे? 25-26 से, और खत्म होएगा 33-34 में. Anyone, any doubt? अरे बोलो यार, डाउट है? श्योर. नेक्स्ट सी सिचुएशन पढ़ो. पूरा पेमेंट कर दिया है, एंटायर अमाउंट इज पेड इन 3 equal इंस्टॉलमेंट. तो अगर 24-25 में पूरा पेमेंट किया है 6 लाख रुपया, 6 लाख रुपया कहां से आया? 18 लाख का एसेट है और 3 इंस्टॉलमेंट, मतलब 6 लाख पर 8 लाख 6 लाख आएगा, 6 लाख पर इंस्टॉलमेंट है. अरे बराबर है. पहला इंस्टॉलमेंट जब लाइसेंस लिया तभी पे कर दिया, तो 10 साल तक डिडक्शन मिलेगा 60,000 रुपीज पर एनम का. स्टार्ट होएगा 24-25 से और खत्म होएगा 33-34 तक. कितने लोगों को ये पॉइंट नहीं समझा है? थोड़ा बोलो यार तुम लोग यार. इतना पॉइंट क्लियर है? बेटा 25-26 में और दूसरा इंस्टॉलमेंट पे किया 6 लाख रुपए का, बट तब लाइफ 9 years ही बाकी था. बराबर है? तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 9 कितना होता है? 66,667 पर एनम मिलेगा 25-26 से, और मिलता रहेगा 33-34 तक. अरे बोलो यार. 26-27 में और 6 लाख रुपए का पेमेंट किया, बट तब लाइफ वॉज 8 years, तो 75,000 पर एनम आपका डिडक्शन है. 26 से लेके 33 तक मिलता रहेगा. नहीं समझ रहा है? अच्छा, अगर एग्जाम में पूछा है अमाउंट ऑफ डिडक्शन 24-25 में, तो 60,000 आया था. अरे बोलो यार. अमाउंट ऑफ डिडक्शन 25-26 में पूछा तो कितना डिडक्शन है? पहले का 60,000 एक साल मिलेगा या 10 साल? तो ये 60,000 24 में भी है, 25 में भी, अरे हर साल मिलता रहेगा ना यार. और प्लस ये 66 नया आ गया, तो यहां पे 60,000 तो मिल ही रहा है, यहां पे 60,000 तो मिल ही रहा है, प्लस नया 66,667 आ जाएगा, 126,667. नहीं समझ रहा है? बोलो यार. इज दैट पॉइंट क्लियर? 26-27 में क्या होएगा बताओ? पहले का 60 प्लस नया 66,667 प्लस 75 नया. सो ये मैं बोल सकता हूं 26-27 ऑनवर्ड्स मिलता ही रहेगा 33 तक. इतना नहीं समझा है? अरे भूलते नहीं तुम लोग यार? श्योर? कितने लोगों को नहीं समझा है?
क्लियर है? लिखो, अपन ने बीच में 2-3 साइड छोड़ा होगा, देखो कितना छोड़ा था। हाँ, उसमें रेड पेन सेटिंग देना। पॉइंट नंबर देखो ना, डी है या ई है? ई होएगा, डी होएगा। पॉइंट नंबर ए वॉज 35, 32 डेप्रिसिएशन, अभी डी है, रेड पेन सेटिंग तो डी। सेक्शन 35 बोर्ड पे लिखा है, सेक्शन 35 ए डबल बी, सेक्शन 35 ए बी बी। डैश करके लिखो, कॉस्ट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस, कॉस्ट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस, कॉस्ट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस। उसमें लिखो पॉइंट नंबर 1, डिडक्शन विल बी अलाउड, डिडक्शन विल बी अलाउड deduction will be allowed starting from the year, starting from the year in which a red pen से payment is made, in which payment is made। पॉइंट नंबर कौन सा है? 2 या नेक्स्ट लाइन पे लिखो, deduction allowed will be, deduction allowed will be the red pen से cost of license, cost of license divided by remaining useful life, divided by remaining useful life। लिखा है? फिर जहाँ पे सम्स लिख रहे थे उधर ये सम का आंसर कॉपी करना। एब्सेंस है बीच में कभी, क्यों? बीमार कितना पड़ता है आदमी आजकल।
कोई कॉपी कर रहा है? जिन लोग का हो गया है क्वेश्चन नंबर 10 सिर्फ अलाउड डिसअलाउड मार्क करो ना। क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर देखना जो भी है वही है, एक्स एज 64 ईयर्स, वही वाला है। हाँ, उसके पहले लास्ट लाइन में जाओ, क्वेश्चन के लास्ट लाइन में वहां पे लिखा है डिटरमाइन टैक्सेबल इनकम, मिला? आगे एंड टैक्स लायबिलिटी वर्ड कैंसिल करो, एंड टैक्स लायबिलिटी कैंसिल करो, और आगे लिखा है फॉर द असेसमेंट ईयर, मिला? क्वेश्चन नंबर 10 के लास्ट लाइन पे टैक्स लायबिलिटी कैंसिल करके असेसमेंट ईयर के आगे लिखो अज्यूमिंग he has opted out of, assuming he has opted out of section 115 BAC, he has opted out of section 115 BAC, section 115 BAC, सिर्फ अलाउड डिसअलाउड मार्क करो बस।
मार्क किया तो बोलना। डन, बोलो प्लीज। अकाउंटेंट बोल रहा है कि सर 7,34,000 का नेट प्रॉफिट है। कितने का नेट प्रॉफिट है? 7,34,000। पहले तो एडजस्टमेंट मार्क करूंगा। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर इंक्लूड मिला, तो एडवर्टीजमेंट पे एक डॉट कर दो प्लीज, जाके डॉट करो। डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, तो डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी पे डॉट कर दो। सैलरी टू स्टाफ इंक्लूड, तो सैलरी टू स्टाफ फर्स्ट एडजस्टमेंट पे डॉट। जनरल एक्सपेंसेस पे डॉट। आउट ऑफ आउटस्टैंडिंग सेल्स टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटी, तो नीचे दिया है प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग सेल्स टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटी, उसके ऊपर एक डॉट। एंड इनकम ऑफ एक्स फ्रॉम कंपनी डिपॉजिटेड नॉट शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो 6 पॉइंट को सर्कल करो। सर्कल मतलब पीएनएल में नहीं है और डॉट मतलब अपन ने पीएनएल में डाला है। अच्छा, अकाउंटेंट बोलते हैं सर नेट प्रॉफिट आ रहा है 7,34,000 का, यहाँ पे मैंने लिख दिया। अरे बोलो यार, वापस पीएनएल अकाउंट बनाओ या जो दिया उसको रिकंसाइल करना है। वो बोलता है सर डेबिट में लिखा है सैलरी टू स्टाफ, तो डेबिट है मतलब ऐड होएगा, होना है तो इन एडमिसिबल एक्सपेंसेस करके, क्या होएगा? एडमिसिबल एक्सपेंसेस। कोई तो आंसर सुनता होएगा। मेरे को बोल रहा है एट सैलरी टू स्टाफ एडजस्टमेंट नंबर 3 बोलता है सैलरी टू स्टाफ इंक्लूड पेमेंट ऑफ 8,000 टू रिलेटिव, तो चलेगा नहीं चलेगा? रिलेटिव को पैसा दिया तो चलेगा। विच इज अनरीजनेबल टू एन एक्सटेंड ऑफ 3,000, तो पूरा अलाउड है या 3,000 डिसअलाउड है? तो सैलरी टू स्टाफ पूरे में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ कितने में? 3,000 में, जितना उसने लिखा है ऐड हो गया। नेक्स्ट क्या बोलता है? जनरल एक्सपेंसेस 48, एडजस्टमेंट नंबर 4 बोलता है जनरल एक्सपेंस इंक्लूड एक्सपेंडिचर ऑफ 4,800 इंकर्ड बाय एक्स ऑन ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉई। ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉई मतलब बिजनेस या पर्सनल? अलाउड डिसअलाउड? अलाउड। कमीशन ऑफ 10,000 फॉर सिक्योरिंग बिजनेस ऑर्डर, कमीशन ऑफ 10,000 फॉर बिजनेस ऑर्डर, अलाउड डिसअलाउड? अलाउड ना, बिजनेस में कमीशन देते नहीं देते? देते। और बिजनेस ऑर्डर बोला मतलब बिजनेस का खर्चा है, तो अलाउड हो गया। कंपेंसेशन ऑफ 6,000 पेड टू एम्प्लॉय फॉर टर्मिनेशन ऑफ हिज सर्विस इन बिजनेस इंटरेस्ट, कंपनी ने एम्प्लॉय को 6,000 पे किया निकालने के लिए, पर्सनल या बिजनेस? अरे बोलो यार, अलाउड डिसअलाउड? अलाउड। तो तीनों डेबिट में आना चाहिए था, डेबिट में आ रहा है, तो सब एडजस्टमेंट बराबर है, कोई चेंज करने का जरूरत नहीं है। पीएनएल डेबिट में सैलरी टू स्टाफ देखा, जनरल एक्सपेंस देखा, बैक डेट्स रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ मतलब एक्चुअल हो गया ना, अलाउड डिसअलाउड? अलाउड, टिक करना। ये पढ़ाते वक्त भी बोला था, कुछ भी हो जाए रिजर्व्स और प्रोविजन कभी भी अलाउड होने वाला नहीं है, तो रिजर्व फॉर लॉसेस इज ऑलवेज डिसअलाउड। क्रॉस करो, कोई भी रिजर्व या कोई भी प्रोविजन अलाउड नहीं है, नहीं तो कोई भी आदमी कितना भी रिजर्व क्रिएट करके इनकम टैक्स ही नहीं भरेगा। अरे बोलो यार, उसने अकाउंट में डेबिट किया है, माइनस किया है, तो अपन ऐड बैक कर रहे हैं प्रॉफिट के लिए। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ऑफिस प्रीमाइसेस, बोलो अलाउड, टिक करना। अलाउड मतलब डेबिट में आना चाहिए था, डेबिट में आ रहा है, तो चेंजेस करने का जरूरत नहीं है। एडवर्टीजमेंट 2,400, आउटस्टैंडिंग 1,600। एडवर्टीजमेंट में पॉइंट नंबर 1 है, एडवर्टीजमेंट इंक्लूड्स 3,400 being cost of 2 diaries, cost of each being 1,700 presented to customer। अलाउड ना, डायरी दिया है मतलब यार अपना होता है ना, LIC से डायरी वायरी मिलता है, सो इट इज अ पार्ट ऑफ योर बिजनेस ओनली। अलाउड है डिसअलाउड? अलाउड। डेबिट में आना चाहिए नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है, सो टिक करो प्लीज। आउटस्टैंडिंग चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा ना, कुछ अपन ने पढ़ा नहीं, एडवर्टीजमेंट पेड होना चाहिए, सब अलाउड है, बराबर है। इंटरेस्ट ऑन एक्स कैपिटल, ऊपर पीएनएल अकाउंट में एक्स दिया हुआ है, तो एक्स मतलब प्रोप्राइटर है, प्रोप्राइटर कैपिटल अलाउड है डिसअलाउड? सो इंटरेस्ट ऑन एक्स कैपिटल कितना है? 3,500 ऐड कर दिया। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, कुछ बोला नहीं है तो क्या करूं? अलाउड है डिसअलाउड यार? अलाउड। डेबिट में बराबर है, कुछ चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ पेटेंट राइट एंड पुट टू यूज ऑन जून 30, 24 है तुम्हारे बुक में? 24 करूंगा, जून 30, 24।
लमसम कंसिडरेशन पेड ऑन नो हाउ ऑन March 3 25 है, 25 है, 25 करना प्लीज। ओके बोलो क्या करूं, अलाउड है डिसअलाउड? क्यों? परफेक्ट है। एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ पेटेंट, पेटेंट मतलब इंटेंजिबल एसेट हो गया, एक्विजिशन मतलब अपन ने खरीदा है। फिर नेक्स्ट बोलता है लमसम कंसिडरेशन फॉर एक्विजिशन ऑफ नो हाउ, नो हाउ मतलब इंटेंजिबल एसेट है, वो भी एक्विजिशन है, मतलब ये बैलेंस शीट आइटम है बिकॉज दोनों के दोनों एसेट है। बोलो यार तो मैं बोल सकता हूं कॉस्ट ऑफ पेटेंट ऐड हो जाएगा बिकॉज ये बैलेंस शीट आइटम है, कॉस्ट ऑफ नो हाउ ऐड हो जाएगा अगेन बिकॉज ये बैलेंस शीट आइटम है। कितने का है पेटेंट? 17,000 और नो हाउ 60,000। अच्छा जैसे यहां से बैलेंस शीट में जाएगा मैं बोल सकता हूं अनरिकॉर्डेड बिजनेस एक्सपेंसेस में अपने को माइनस करना पड़ेगा डेप्रीशिएशन ऑन पेटेंट, अरे बोलो यार, एंड डेप्रीशिएशन ऑन नो हाउ। कितने लोगों को नहीं समझा? अकाउंटेंट ने पूरा डेबिट में लिख दिया है तो अकाउंटेंट ने पूरा डेबिट में लिख के माइनस किया तो अपन पहले ऐड बैक करेंगे, बट डेप्रीशिएशन अलाउड है तो वो माइनस भी करेंगे। अभी यार आप सुन रहे हो कि नहीं पता नहीं चल रहा है। अब बेटा यहाँ पे सेल ऑफ एसेट नहीं दिया है, ओपनिंग नहीं दिया है, तो डेप्रीशिएशन आप सीधा निकाल सकते हो। कितने का है पेटेंट? इनटेंजिबल मतलब मैं बोल सकता हूँ 25% आएगा। और कोई सोच रहा है समझ रहा है तो जून 30 बापू के बर्थडे के पहले है तो फुल डेप्रीशिएशन मिलेगा। कितना होता है? 1700, 3400, कितना? 250। अच्छा डेप्रीशिएशन ऑन नो हाउ अगेन इनटेंजिबल है, 60,000 रुपए का है। बोर्ड पे ध्यान दो, बाद में कैलकुलेट करना। 25% है और यहाँ पे बोला है March 3 2025, अक्टूबर 3 के बाद लिया है, बापू के बर्थडे के बाद, तो फुल या हाफ? हाफ डेप्रीशिएशन कितना आएगा? कितने लोगों को नहीं समझा? प्रॉब्लम ये हाफ लेना भूल जाते हैं बहुत सारे लोग। क्लियर है? कितने लोगों ने राइट किया था, डिसअलाउ किया था? कितने लोगों ने समझा था डेप्रीशिएशन मिलेगा? ओके। डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 28,000। पीएनएल में बोलता है डेप्रीशिएशन अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स प्रोविजन इज 29,700। बेटा जैसे करना है करो, मैं हमेशा कंसिस्टेंसी रखूंगा। डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी अकाउंटेंट ने 28 जो लिखा है वो रॉन्ग है, अरे बोलो यार। और इनकम टैक्स ने जो बोला है वो राइट है। तो डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी अकाउंटेंट का ऐड किया और इनकम टैक्स का लेस किया। बोलो यस और नो यार। नेट इफेक्ट दोगे तो भी चलेगा बट इसमें दिमाग नहीं लगाना है, प्लस या माइनस, ऊपर ऐड नीचे लेस, सिंपल। प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग सेल्स टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटी, एक मिनट सुनना ना, एडजस्टमेंट मत पढ़ो प्लीज। अगर ऐसा बोलता है आउटस्टैंडिंग सेल्स टैक्स एक्साइज ड्यूटी मतलब इनडायरेक्ट टैक्स है, क्या है? अगर एडजस्टमेंट नहीं देता तो सीधा डिसअलाउड हो जाता, बिकॉज पहले तो प्रोविजन बोला है। दूसरा आउटस्टैंडिंग है, अपन ने पढ़ा था टैक्सेस अलाउड है ओनली इफ इट इज पेड। क्या टैक्सेस अलाउड है ओनली इफ इट इज पेड? तो पहले तो ये पेड नहीं है, आउटस्टैंडिंग है। दूसरा प्रोविजन है, डिसअलाउड। अब एडजस्टमेंट बोलता है पॉइंट नंबर 5 में, आउट ऑफ आउटस्टैंडिंग सेल्स टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटी 3,000 इज पेड ऑन 10 July 24, 8,000 is paid on 3rd October 24, balance is not paid yet, due date of return is July 31 25, सॉरी तुम्हारे में सब 25 है। आंसर बोल रहे हो क्या? बेटा इनडायरेक्ट टैक्सेस अलाउड ओनली इफ इट इज पेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न। वहां पे आपको बेटा ड्यू डेट दिया है 31 जुलाई, मिला? ऊपर बोला है आउट ऑफ आउटस्टैंडिंग सेल्स टैक्स 3,000 इज पेड ऑन 10 जुलाई, 8,000 इज पेड ऑन 3rd October, तो 3rd October ये तो ड्यू डेट के बाद है। बैलेंस इज नॉट येट पेड मतलब वो तो आउटस्टैंडिंग ही हो गया। अरे बोलो यार, टोटल पीएनएल में था 13,000 रुपया, उसमें से 3,000 रुपया ड्यू डेट के पहले पे किया, तो अलाउड सिर्फ 3,000 है। कितना डेबिट में था? नीचे पेड बाय 31 जुलाई कितना है? 3,000, बाकी 8,000 आफ्टर द ड्यू डेट है और बैलेंस तो आउटस्टैंडिंग है। मतलब मैं बोल सकता हूँ 10,000 में प्रॉब्लम है। अरे बराबर है, क्या लिखो? सेल्स टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटी। कितने लोगों को नहीं समझा है प्लीज हाथ उठाओ, ये सब में मार्क्स नहीं जाना चाहिए।
सबको समझा है? श्योर। डेबिट पूरा हो गया। क्रेडिट में ग्रॉस प्रॉफिट बिजनेस में होता है, कमीशन एंड डिस्काउंट कुछ नहीं बोला है तो बिजनेस में होता है, सन्ड्री रिसीट्स कुछ नहीं बोला है मतलब बिजनेस का अज्यूम करेंगे हमेशा। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बेचना बिजनेस का काम है क्या? सो लेस हो जाएगा नॉन बिजनेस इनकम। उसने क्या किया है? क्रेडिट में लिख के ऐड किया है ना यार, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? लेस। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना? 31,000 लेस। डेबिट हो गया, क्रेडिट हो गया। अदर इंफॉर्मेशन, एडवर्टीजमेंट अपन ने कर लिया, डिप्रीशिएशन अपन ने किया, सैलरी टू स्टाफ किया, जनरल एक्सपेंस किया, सेल्स टैक्स किया। इनकम ऑफ एक्स फ्रॉम कंपनी डिपॉजिट इज 12,000 नॉट शोन इन P&L अकाउंट। कंपनी डिपॉजिट मतलब बेटा कंपनी को लोन दिया, डिबेंचर में इन्वेस्ट किया एंड सो ऑन, तो वो बिजनेस है या इन्वेस्टमेंट है? किधर जाएगा? अदर सोर्सेज। P&L में नहीं आ रहा है, बराबर है। अरे बोलो यार, तो आप पे लिख दो ना पेंसिल से, 6th एडजस्टमेंट में IFOS, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज लिखा है कि नहीं पता नहीं चल रहा है तुम लोग का यार। सो ये सब डेबिट में था, वो ऐड हो जाएगा। कितना ऐड होएगा? 8,000, 25,500, 85,500, 123,500 आ रहा है। और ये 3 लेस करो ना, 4250 प्लस 7,000 11, 41,250 कितना? 41,450 और ये 31 लेस। ऊपर इसमें से करना 734 में पहले 123,500 ऐड करो। फिर ये दोनों माइनस करो। 7,85,050 रुपीज। इज दैट पॉइंट क्लियर? कॉपी करना प्लीज, जो लास्ट सम किया उसके बाद ही कॉपी करना। थियरी के लिए जगह छोड़ा था उधर नहीं करना, जहां पे लास्ट सम किया था उधर कॉपी करना। हेडिंग देना कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इनकम।
डेप्रीशिएशन फाइंड आउट करने का मेथड समझा है क्या? वो ओपनिंग WDV वाला मैंने फॉर्मेट नहीं बनाया बिकॉज सेल नहीं दिया। अगर ऐसा बोलता ना एसेट इज सोल्ड इन बिटवीन द ईयर, तो अपन वो फॉर्मेट बना के उसमें डिप्रीशिएशन लेते हैं। मैंने डायरेक्टली लिया है बिकॉज अपने को मालूम है कुछ है ही नहीं। दस ओवर में इंडिया को सिर्फ 250 चाहिए, बट बना नहीं पाएंगे इन लोग। 2.5 का रन रेट चाहिए सिर्फ। हाँ अच्छा, आउटसाइड ऑफ मारा। आज तो रोहित शर्मा को खेलना चाहिए था ओडीआई समझ के कि 50 ओवर का मैच है और मैं इंटेंट खेलूँ। 30 रन भी बना देता इंटेंट में तो अपना काम हो जाता। हाँ हाँ, मार रन भी नहीं बनाया और नाम भी तो हो गया उसका। मेरे को तो लास्ट टेस्ट होना चाहिए। प्रॉब्लम ये ना, रोहित तो विराट निकल गए तो टिकट ही नहीं बिकेगा इन लोग का। T20 भी कौन देखता है बताओ ना, कुछ बचा ही नहीं। बहुत इजीली जीत सकते थे मैच, कुछ रन रेट ही नहीं था। नहीं चल, 5th डे में पिच खराब भी हो जाता है, बट एटलीस्ट इन लोग को 3 ओपनर, तीनों ने 10 रन भी नहीं बनाया। राहुल ने भी नहीं बनाया, रोहित ने भी नहीं बनाया। 30 बनाते तो ही काम हो जाता। कौन सा क्वेश्चन किया है? डन। नीचे नोट लिखो ना। Outstanding sales tax and excise duty. Outstanding sales tax and excise duty is allowed only if paid. Is allowed only if paid
on or before the due date of filing the returns. Allowed only if paid on or before the due date of filing the returns. Only if paid on or before the due date of filing the returns. लिखा. Therefore only 3,000 is allowed. Therefore only 3,000 is allowed. लिखा. पेज नंबर 8.40 पे क्वेश्चन 7 है. टेक्स्ट बुक में या जो भी एक दो पेज आगे पीछे होएगा तुम्हारा. क्वेश्चन नंबर 7 टेक्स्ट बुक में अलाउड डिसअलाउड लिख दो ना. क्वेश्चन नंबर 7 राइट डाउन इन टेक्स्ट बुक ओनली. पीछे डन. 7th वाला बोलो प्लीज. Determine the amount of disallowances. Generally, X pays salary to his employee by account pay check. Salary of December 24 is however paid to 3 employee A, B and C by bearer check. Payment is 6, 10 and 10,500 respectively. बोलो क्या डिसअलाउड. तीनों सैलरी या एक ना 6,000 जो पहला दिया वो तो 10,000 के नीचे. सेकेंड वाला भी एग्जैक्ट 10,000 है. तो डिसअलाउड इज ओनली 10,500 जो मोर देन 10,000 है. अरे बोलो यार. बाजू में लिखो 10,500 डिसअलाउड. 10,500 is disallowed. Next, X Limited purchases the following item on credit from Y Limited May 26 of 86,000 which is paid as follow. तो पहले 5,000 कैश में दिया May 11 को. चलेगा नहीं चलेगा. 10,000 दिया बेरर चेक से. चलेगा नहीं चलेगा. चलेगा. 11,000 दिया अकाउंट पे चेक से. चलेगा नहीं चलेगा. चलेगा. लिखो वहां पे all 3 allowed. All 3 allowed.
आई थिंक थोड़े लोग तो कर रहे हैं, सुन रहे हैं कि नहीं यार? Yes. Z purchases goods on credit from A Limited on May 10, 24 for 6,000 and May 30, 24 for 5,000. Total 11,000 was paid by cross check. बोलो. Fully disallowed because 11,000. नहीं यार, दो अलग अलग बिल का पेमेंट है. अपन ने पढ़ा था एक दिन पे एक आदमी को एक ट्रांजैक्शन मतलब एक बिल का पेमेंट 10,000 के ऊपर नहीं होना चाहिए. यहाँ पे एक बिल है या दो अलग अलग बिल है, तो चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा. मैंने एग्जांपल भी दिया था, फाउंडेशन में पढ़ाने का इतना, इंटर में पढ़ाने का इतना. वहां पे लिखो अलाउड सिंस पेमेंट इज मेड फॉर 2 डिफरेंट ट्रांजैक्शंस. अलाउड सिंस पेमेंट इज मेड फॉर 2 डिफरेंट ट्रांजैक्शंस. नेक्स्ट क्या है? A Limited purchases goods on credit from relatives director on June 2024 for rupees 50,000, market value 42,000. Amount is paid in cash on June 25, 24. कोई सुन रहा है क्या? बेटा पहले तो रिलेटेड पार्टी को ज्यादा पेमेंट किया, दैट इज अ प्रॉब्लम. अरे बट कैश में अगर पूरा पेमेंट किया तो डिसअलाउड ही हो गया ना. अगर रिलेटेड वाला बोलता तो मैं 8,000 लेता, बट यहाँ पे रिलेटेड वाला या कैश है. कैश कितना है? 50,000. तो पूरा डिसअलाउड हो गया. लिखो फुल्ली डिसअलाउड सिंस पेमेंट इज बाय कैश. मिला? क्वेश्चन नंबर 8 बोला है लिस्ट डाउन डिडक्शन. मिला? अंडर सेक्शन 36 बाजू में लिखो सी बर्फी. C2, I2, B2, C बर्फी ओपन ऑलरेडी लिखा हुआ है. मिला? कम टू पेज नंबर 8.1 जहाँ पे चैप्टर चालू हो रहा है. मिल रहा है? अच्छा 8.1, 8.2 बेटा ज्यादा काम का नहीं है. 8.1 मिला? मेरे को बोलो ना, स्टार्टिंग में बोला था 8.1 मिला? जहाँ पे चैप्टर चालू हो रहा है वहाँ पे तो ठीक है. लिस्ट ऑफ अमेंडमेंट्स इफ एनी वो देख लेंगे. 8.2 पेज पे आपको दिया हुआ है इनकम. मिला? आंसर बोलो ना, ये लिखाऊंगा नहीं नोटबुक में, काम नहीं आएगा इसलिए. बॉब कंडीशन था तो हाउस प्रॉपर्टी था. बिल्डिंग ओनर ओन बिजनेस के लिए यूज नहीं होना चाहिए. हर एक चैप्टर का बेसिस ऑफ चार्ज है, हर एक का. पीजीबीपी में रिक्वायर्ड नहीं है. जो भी बिजनेस का इनकम है वो इधर आएगा, नहीं तो आने वाला नहीं है. सो देयर हैज टू बी बिजनेस इनकम, सिंपल. तो वहां पे वही बोला इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन. हाईलाइट द वर्ड राइट हैंड साइड पे, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन. प्रॉफिट और गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन. नेक्स्ट, इंसेंटिव रिसीव और रिसीवेबल बाय असेसी फॉर कैरिंग आउट एक्सपोर्ट बिजनेस. प्लीज राइट हैंड साइड पढ़ना मत, एग्जाम में कुछ काम नहीं आएगा. नॉर्मली जब आप एक्सपोर्ट करते हो ना तो गवर्नमेंट से बहुत सारे इंसेंटिव्स मिलते हैं. तो जब वो गवर्नमेंट से इंसेंटिव मिलते हैं मतलब आपको बिजनेस का इंसेंटिव मिला, तो वो बिजनेस इनकम में टैक्सेबल हो जाएगा. सो हाईलाइट द वर्ड इंसेंटिव, हाईलाइट द वर्ड एक्सपोर्ट बिजनेस. मिला? तो वही बोलता है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट, एंटाइटलमेंट, कैश असिस्टेंस, कस्टम ड्यूटी, रिफंड, ये सब मिलेगा. हाईलाइट द वर्ड सी पॉइंट में कस्टम ड्यूटी. हाईलाइट द वर्ड ड्रॉबैक. कोई तो बोल ही सकता होगा बेटा कस्टम ड्यूटी इज डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स. तो इनडायरेक्ट टैक्स जब पे किया होगा तो अलाउड रहेगा, तो जब रिसीव होएगा तब इनकम में ऐड करना है. मिल रहा है कि नहीं? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है. सम ड्यू टू और रिसीव बाय पार्टनर फ्रॉम अ फर्म. प्लीज बोलना मैं एक पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर हूं और मुझे पार्टनरशिप फर्म से 3 टाइप का पेमेंट मिल सकता है मैक्स. एक लोन या कैपिटल पे इंटरेस्ट, एक सैलरी जो फर्म मुझे दे रहा है, और एक प्रॉफिट. वापस से पूछ रहा हूं, पार्टनरशिप फर्म इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी. पार्टनर्स आर सेपरेट. पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को सिर्फ 3 पेमेंट दे सकता है. कौन सा? सैलरी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट. बेटा अगर ये टैक्सेबल हुआ पार्टनर के लिए तो सबका सब बिजनेस एंड प्रोफेशन में टैक्सेबल होएगा. किधर टैक्सेबल होएगा? बिजनेस एंड प्रोफेशन में. नहीं समझा? बराबर है. सो वहां पे लिखो, वहां पे हाईलाइट करो एनी इंटरेस्ट सैलरी, एनी इंटरेस्ट और सैलरी. फिर नीचे हाईलाइट करो डीम्ड टू बी इनकम फ्रॉम बिजनेस.
डीम्ड टू बी इनकम फ्रॉम बिजनेस। ठीक है, आगे का नहीं पढ़ना। नेक्स्ट लेफ्ट हैंड साइड पे, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे वो ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आओ, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी दिया हुआ है, मिला? अरे बोलो प्लीज यार, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी दिया हुआ है। नेक्स्ट पेज पे देखो या सेम पेज पे, मेरे को पता नहीं। सेम पेज पे सेकंड लास्ट आइटम है कीमैन इंश्योरेंस। सुनना प्लीज, अगर मैं अपने जिंदगी के लिए इंश्योरेंस निकाला तो लाइफ इंश्योरेंस हो गया। मैंने अगर अपने हेल्थ के लिए निकाला तो मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया। वैसे ही बेटा मुकेश अंबानी जो है रिलायंस का की पर्सन है। अगर मुकेश अंबानी ने रिलायंस से रिटायरमेंट सपोज ले लिया, कोई सुन रहा है क्या, तो रिलायंस का जो कंपनी है वो थोड़ा इधर उधर हो जाएगा फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो उन लोग की मैन के लिए इंश्योरेंस निकालते हैं, दोज आर नोन एज की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर वो पॉलिसी मैच्योर हो रहा है, क्या हो रहा है, तो मैच्योरिटी पे कंपनी को पैसा मिला तो बिजनेस इनकम है। अगर मैच्योरिटी पे उन लोगों ने बोल दिया कि यार मुकेश अंबानी को पैसा दे दो, तो वो उसके लिए अदर सोर्सेज होएगा। पैसा एम्प्लॉई को मिला तो, कंपनी को मिला तो पीजीबी, बिकॉज उन लोग के लिए बिजनेस इनकम ही हुआ। तो राइट हैंड साइड पे हाईलाइट द वर्ड एनी सम रिसीव्ड, फिर हाईलाइट द वर्ड एम्प्लॉयर एंड हाईलाइट द वर्ड लास्ट में बिजनेस। लेफ्ट हैंड साइड पे लिखो इफ such sum is received by employee, if such sum is received by employee, then it will be क्या, income from other sources, income from other sources. Next इंपॉर्टेंट मार्क कर देना, गिफ्ट रिसीव फ्रॉम क्लाइंट, मिला? वहां पे हाईलाइट द वर्ड बेनिफिट और परक्यूजिट। लास्ट लाइन में कैश, पार्टली इन कैश और पार्टली इन काइंड। सुन रहे हो तो मेहनत करूं यार, सुन रहे हो क्या? अगर मैं जो कंपनी में नौकरी कर रहा हूं, सॉरी वो कंपनी से गिफ्ट मिला तो एम्प्लॉय की तरह मिला तो सैलरी में जाएगा, किधर जाएगा? तुम लोग मेरे क्लाइंट हो, सपोज किसी स्टूडेंट को रैंक आया, उसने खुशी से उसके पेरेंट्स ने आके अपने को 20,000 रुपए ऐसे दे दिया, तो मेरे क्लाइंट से मुझे गिफ्ट मिला तो वो जाएगा पीजीबीपी में, किधर जाएगा? अरे बोलो यार तुम लोग, किधर जाएगा? पीजीबीपी में। सुन रहे हो कि नहीं? अच्छा, आप लोगों ने सपोज पास हो गए और आपके डैड ने आके गोल्ड चेन पहना दिया, तो वो भी किधर जाएगा? पीजीबीपी में। एक ने गोल्ड चेन भी पहनाया और 20,000 रुपया भी दिया, वो भी किधर जाएगा? पीजीबीपी में। एम्प्लॉयर से गिफ्ट मिल रहा है तो सैलरी में, क्लाइंट से मिल रहा है तो पीजीबीपी में। बाकी कोई भी गिफ्ट अगर टैक्सेबल हुआ तो जैसे दोस्त लोग वो सब से मिला तो अदर सोर्सेज, किधर जाएगा? अदर सोर्सेज। इतना पॉइंट समझेगा। सो गिफ्ट इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। ओके, फिर पार्ट 2 पार्ट 3 मिला। पार्ट सेम पेज पे आओ, 3.1 स्मॉल डिडक्शन है, 30, 31, 36, 37 मिला। लिस्ट देखो ना, 30, 31, 36, 37। आई थिंक सारे पढ़ लिया, या सब पढ़ना मत, मिल रहा है कि नहीं पता नहीं, बराबर है। सो वो देखो ना, सब है। 30 हेडिंग दिया है, रेंट, रिपेयर, टैक्सेस ऑफ बिल्डिंग। फिर नेक्स्ट जाके दो स्पेसिफाइड डिडक्शन, सी बर्फी वाला। अरे बोलो यार, रेसिडुअल सेक्शन अपन ने सब लिखा है, मिल रहा है कि नहीं? फिर थोड़ा पीछे जाओगे तो ब्लैक कलर से हेडिंग है डेप्रीशिएशन, मिला? वो भी आई थिंक अपन ने सारे के सारे कर लिए है। एक पॉइंट बाकी है डेप्रीशिएशन में करना, प्लीज आंसर बोलो बेटा। गवर्नमेंट को 3 चीज बूस्ट करना है कंट्री में। एक तो साइंटिफिक रिसर्च है, सुन रहे हो कि नहीं यार? उसके बाद एक था 35 AD स्पेसिफाइड बिजनेस, CBI वर्क फ्रॉम होम। अरे बराबर है। सिमिलरली गवर्नमेंट बोलता है, ये सुनाएगा ना, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। तो गवर्नमेंट बोलता है मैन्युफैक्चरिंग हम लोग को इंडिया में प्रमोट करना है। सो अगर आप मैन्युफैक्चरर हो बेटा, मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन सा एसेट रेलिवेंट है? परफेक्ट है। बिल्डिंग तो सबके लिए रेलेवेंट है, फर्नीचर सबके लिए रेलेवेंट है, इंटेंजिबल, अरे बोलो यार। बट मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज्यादा क्या यूज होता है? प्लांट एंड मशीनरी। सो गवर्नमेंट बोलता है अगर तू मैन्युफैक्चरर है और तू प्लांट एंड मशीनरी खरीद रहा है, क्या खरीद रहा है? प्लांट एंड मशीनरी। कौन खरीद रहा है? मैन्युफैक्चरर प्लांट एंड मशीनरी खरीद रहा है, तो तुझे नॉर्मल केस में 15% डेप्रीशिएशन मिलता है। अरे बोलो यार। बट
तुझे 20% एक्स्ट्रा मिलेगा इन द ईयर ऑफ परचेज, हर साल नहीं। पहले साल में अगर 10 लाख का एसेट लिया तो 15% तो मिलता है, वो मिलेगा, प्लस 20% एक्स्ट्रा मिलेगा, टोटल 35%। हर साल 35 मिलेगा पहले साल में, बाद में नॉर्मल 15। अरे यार बोलो प्लीज, नॉर्मल डेप्रिसिएशन का रेट प्लांट एंड मशीनरी पे कितना है? बट अगर मैन्युफैक्चरर है, प्लांट एंड मशीनरी खरीद रहा है, तो उसको 15 तो मिलने ही वाला है, प्लस 20 एक्स्ट्रा मिलेगा। सुन रहे हो कि नहीं यार? कौन से ईयर में? इन द ईयर ऑफ परचेज। अगर ईयर ऑफ परचेज में लेस देन 180 डेज यूज किया है तो 10% अभी और बैलेंस 10% नेक्स्ट ईयर। एडिशनल डेप्रिसिएशन एक ही बार मिलता है ईयर ऑफ परचेज में, कितना? 20%। बट अगर लेस देन 180 डेज है तो 10% और 10% इन द सब्सिक्वेंट ईयर, 10% इन द करंट ईयर, 10% इन द सब्सिक्वेंट ईयर। इतना पॉइंट समझेगा। प्लांट एंड मशीनरी पे क्यों एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल रहा है? टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग। इसमें प्रमोट कैसे होएगा वो बताओ। सॉरी, प्रमोट मतलब उन लोग का खर्चा बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम होएगा, टैक्स कम होएगा। सो गवर्नमेंट जो PLI स्कीम में इनिशिएटिव देता है, सुन रहे हो? PLI स्कीम पता है? उन लोग सब्सिडी दे, जैसे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने जाओगे तो गवर्नमेंट 20,000 रुपये आपको दे देगा। तो अगर बाइक, सुन रहे हो क्या, EV बाइक 1.5 लाख 1,40,000 की है, तो स्टेट गवर्नमेंट बोलता है हमारा 20,000 का सब्सिडी, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है हमारा, तो जो सब्सिडी मिल रहा है वो तो मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको इनकम टैक्स कम आएगा। कल इनकम टैक्स कम कैसे आएगा? डिडक्शन ज्यादा दिया। अरे यार, डिडक्शन क्या दिया? ज्यादा। कितना ज्यादा दिया? 15% प्लस कितना था? 20%। इतना पॉइंट समझेगा। क्यों ओनली ऑन प्लांट एंड मशीनरी? मैन्युफैक्चर, बाकी बिल्डिंग तो सब मिलना है तो बिल्डिंग पे सभी को मिलेगा, इसमें मैन्युफैक्चरिंग का लेना देना नहीं है। सो प्लांट एंड मशीनरी पे मिलेगा, बट शिप्स, एयरक्राफ्ट, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल, कोई तो बोलेगा क्या? शिप्स, एयरक्राफ्ट, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल का मैन्युफैक्चरिंग से लेना देना है या ट्रांसपोर्ट से? तो अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूं और मैं ये खरीद रहा हूं तो गवर्नमेंट बोलता है नो एडिशनल डेप्रिसिएशन, बिकॉज कोई फायदा नहीं हो रहा है। अरे बोलो यार, नो एडिशनल डेप्रिसिएशन। नॉर्मल मिलेगा, जो 15, 20, 50 जो मिलता है वो मिलेगा, एडिशनल नहीं मिलेगा, बिकॉज इसका मैन्युफैक्चरिंग से लेना देना नहीं है, ट्रांसपोर्ट से लेना देना है। सेकेंड हैंड पे नहीं मिलेगा, कोई भी सेकेंड हैंड हो, इंपोर्टेड हो, लोकल हो, कोई भी हो, बिकॉज सेकेंड हैंड पे जो आपसे पुराना आदमी उसने एडिशनल ऑलरेडी ले लिया होगा। अरे क्या बोला? जो आपसे पहले वाला है उसने ऑलरेडी ले लिया होगा, तो आपको वापस से मिलने वाला नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब किधर होता है? ऑफिस में या फैक्ट्री में? तो ऑफिस में अगर कुछ इंस्टॉल किया है, किधर इंस्टॉल किया है? या फिर ऑफिसेज अप्लायंसेज है, मतलब आपने कॉफी मशीन वो सब खरीदा, तो आपको एडिशनल मिलने वाला नहीं। अरे यार, एडिशनल किस में मिलता है? प्लांट एंड मशीन। किसको मिलता है? मैन्युफैक्चरर। कौन सी ईयर में? एट व्हाट रेट? 20%। कौन से एसेट पे? प्लांट एंड मशीनरी। बट कौन से प्लांट एंड मशीनरी पे नहीं मिलेगा? शिप्स, एयरक्राफ्ट, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल, सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी। ऑफिस में जो इंस्टॉल्ड है उसमें मिलने वाला नहीं है। और मेरे को बोलो यार, ऑफिस अप्लायंसेस पे मिलने वाला नहीं है। और ऐसे एसेट जिसका फुल कॉस्ट आपने राइट ऑफ कर दिया है, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? साइंटिफिक रिसर्च में आपने 100% एक साल में राइट ऑफ कर दिया होगा, तो वो 100% के बाद और 20% गवर्नमेंट देगा क्या? नहीं ना, पहले 100% ले लिया तो और 20% मिलने वाला नहीं है। लिखो ना, जहाँ पे साइड छोड़े थे उधर लिखना। रेड पेन से हेडिंग देना, रेड पेन से हेडिंग देना। नया पॉइंट नंबर E, एडिशनल डेप्रिसिएशन। एडिशनल डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन। अंडर दैट राइट डाउन पॉइंट नंबर A, अवेलेबल, अवेलेबल ओनली टू, अवेलेबल ओनली टू, और रेड पेन से मैन्युफैक्चरर, अवेलेबल ओनली टू मैन्युफैक्चरर। नेक्स्ट, अवेलेबल, पॉइंट नंबर टू, अवेलेबल ओनली इन द
available only in the रेड पेन से ईयर ऑफ परचेज, available only in the year of purchase, नॉर्मल पेन से however if it is used for less than 180 days, however if it is used for less than 180 days, then 10% in the year of purchase, 10% in the year of purchase, and balance in subsequent year, and balance in subsequent year. Next, available only on रेड पेन से प्लांट एंड मशीनरी, अदर देन बोलना पड़ेगा तुम लोग को थोड़ा यार, बोलो अदर देन व्हाट. पॉइंट नंबर ए, शिप्स, एयरक्राफ्ट, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल. शिप्स, एयरक्राफ्ट, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल. शिप्स, एयरक्राफ्ट, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल. नेक्स्ट पॉइंट नंबर बी, बोलो यार क्या था. और सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी, सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी. ब्रैकेट्स में लिखो इवन इंपोर्टेड नॉट अलाउड, इवन इंपोर्टेड सेकेंड हैंड नॉट अलाउड, even imported second hand not allowed, even imported second hand not allowed. Next क्या था? पॉइंट नंबर सी, ऑफिस अप्लायंसेस, ऑफिस अप्लायंसेस and plant and machinery installed in office premises, plant and machinery installed in office premises. नेक्स्ट पॉइंट नंबर कौन सा है? डी, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी cost of which is fully written off, cost of which is fully written off in the year of purchase, in the year of purchase, in the year of purchase. लिखा है और कुछ बोला था पर लिखा है नहीं, ऐसा कुछ है. लास्ट पॉइंट नंबर कौन सा है? वो लिखा है 20%. लास्ट लिखो ना. पॉइंट नंबर 4, एडिशनल डेप्रीशिएशन इज अवेलेबल, एडिशनल डेप्रीशिएशन इज अवेलेबल at the rate 20%, at the rate 20%, at the rate 20%. आई समझ रहा है कुछ तो यार, बराबर है. फिर उसके बाद स्पेसिफाइड डिडक्शन सेक्शन 35 अपन ने जो पढ़ा है वो फुल्ली पढ़ा है. 35 AD जो पढ़ा है उसमें एक पॉइंट पढ़ना बाकी है. कम टू पेज नंबर 8.15 या 14 जो भी है. एट पॉइंट नीचे देखो नोट है, एसेट डिमोलिश, डिस्ट्रॉयड, डिस्कार्डेड, ट्रांसफर्ड. अरे बोलो यार, आंसर बोलो ना. 35 AD में अपने को 100% डिडक्शन मिलता है प्लांट एंड मशीनरी स्पेसिफाइड बिजनेस में. अरे बोलो. मैंने क्या किया यार, मैंने होटल का बिजनेस चालू किया 2 स्टार कैटेगरी वाला, तो डिडक्शन अलाउड है नॉट अलाउड है? होटल विद मिनिमम 2 स्टार कैटेगरी अलाउड नॉट अलाउड?
अलाउड ना सीबीआई वर्क फ्रॉम होम में एच था, हॉस्पिटल्स, होटल्स, हाउसिंग प्रोजेक्ट मिला, तो होटल अपन ने 2 स्टार कैटेगरी चालू किया। पीएनएल अकाउंट डेबिट में अपन ने क्या लिखा, प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, वो पीएनएल अकाउंट डेबिट में लिखा। होटल का बिल्डिंग बनाया, पीएनएल अकाउंट डेबिट में लिखा। नॉर्मली डेबिट में क्या अलाउड होते हैं, डेप्रीशिएशन, क्या अलाउड होता है, बट 35AD में फुल कॉस्ट इज अलाउड। व्हाट इज अलाउड, फुल कॉस्ट। तो मैंने यहाँ पे पूरा प्लांट एंड मशीनरी लिखा, पूरा बिल्डिंग लिखा। अब यार मैंने क्या किया, इसको 1-2 साल यूज किया, फिर बाद में बेच दिया, कोई सुन रहा है क्या? तो गवर्नमेंट बोलता है ऐसे तो टैक्स बचाने के लिए लोग खरीदेंगे, डिडक्शन लेंगे, फिर बाद में बेच देंगे। तो इसको मिनिमम तुम लोग को 8 साल के लिए यूज करना है बिजनेस के अंदर। कितना? 8 साल। मजा नहीं आया यार। कितने का प्लांट एंड मशीनरी लिया? 100। कितने का बिल्डिंग लिया? 200। बेटा 35AD में आप गुडविल, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और क्या, बस लैंड, ये तीनों को छोड़ के आप बाकी सबका डिडक्शन पूरा ले सकते हो। कोई सुन रहा है क्या? किसको छोड़ के? गुडविल, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और लैंड। अब अपन ने बाकी का डिडक्शन ले लिया, कोई सुन रहा है? तो गवर्नमेंट बोलता है नीरज ये मिनिमम 8 साल बिजनेस में तुझे यूज करना है। कितना? 8 साल। बट मैंने 3 साल यूज करने के बाद बेच दिया, तो कंडीशन सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड। तो 3 साल यूज किया तो डेप्रीशिएशन नॉर्मल आदमी को मिलता है। अरे बोलो यार, प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रीशिएशन कितना मिलता है? 15%। तो आम आदमी होता तो 3 साल में, पहले साल में 15 रुपए पे डेप्रीशिएशन लेता। कोई सुन रहा है? सिर्फ मैं रफ कैलकुलेशन कर रहा हूं। WDV में दूसरे साल में 14 रुपए का डेप्रीशिएशन था, तीसरे साल में 13 रुपए का डेप्रीशिएशन था। आम आदमी पीएनएल अकाउंट में पूरा 100 रुपए लिखता है डेप्रीशिएशन। अपन ने क्या लिखा? पूरा 100 रुपया, बट 8 साल यूज करना था। 8 साल यूज किया या 3 साल में बेच दिया? तो आम आदमी 3 साल में डेप्रीशिएशन लेता, सपोज 15, 14, 13 आता, सपोज एग्जांपल बोल रहा हूं, तो टोटल कितना डेप्रीशिएशन लेता? 42। बट तुमने तो 100 रुपीज लिखा ना यार, तुमने कितना लिखा? 100। कितना लिखता है आम आदमी? तो तुमने डेबिट में 58 ज्यादा लिखा। तो अब जब बेचोगे तो पीएनएल अकाउंट क्रेडिट में 58 रुपीज इनकम में बताना पड़ेगा। नहीं समझा? वापस से पूछ रहा हूं, बिल्डिंग कितने में खरीदा था बेटा? 200। और किधर लिखा था? डेबिट में। अलाउड या डिसअलाउड? अलाउड, बिकॉज बिजनेस है 35AD वाला। अरे बोलो यार, कितना साल बिल्डिंग बिजनेस में यूज होना चाहिए? अपन ने 3 साल में बेच दिया, तो 3 साल में बेचा, तो 3 साल में आम आदमी क्या लेता है? डेप्रीशिएशन बिल्डिंग पे 10% है। पहले साल में सपोज 20 रुपया मिलता, कोई सुन रहा है क्या? दूसरे साल में सपोज 18 मिलता, तीसरे साल में 16 मिलता। रैंडम अमाउंट है WDV पे, कोई सुन रहा है? तो आम आदमी डेप्रीशिएशन कितना लेता? 44। अपन ने कितना लिखा? 200। तो कितना ज्यादा लिखा था? 146। तो अभी 146 क्रेडिट में बताना पड़ेगा। कितना बताना पड़ेगा? अगर 35AD का डिडक्शन लिया है, किसका डिडक्शन लिया है? तो वो एसेट मिनिमम कितना साल यूज करना है? 8 ईयर्स यूज किया तो सब बराबर है। और अगर 8 साल से पहले बेच दिया तो जितना डेप्रीशिएशन था वो बराबर है, बायलेस आपको बिजनेस इनकम में ऐड करना पड़ेगा। कोई सुन रहा है क्या? लिखो रेड पेन से नोटबुक में, रेड पेन से नोटबुक में लिखो। वही जहां पे जगह छोड़ा था उधर जगह है अभी भी ना, उधर ही लिखो रेड पेन से। जहां पे अभी लास्ट पॉइंट लिखा डेप्रीशिएशन वाला, उसके बाद ही लिखो। और रेड पेन से टैक्सेबिलिटी, टैक्सेबिलिटी, टैक्सेबिलिटी ऑफ एसेट सोल्ड, ऑफ एसेट सोल्ड after being used under section 35AD, under section 35AD। नेक्स्ट लाइन पे नॉर्मल पेन से पॉइंट नंबर 1, एसेट फॉर विच deduction under section 35AD is claimed, asset for which deduction under section 35AD is claimed, deduction under section 35AD is क्या लिखा है? claimed, must be used for business,
must be used for business. रेड पेन से बोल रहे हो क्या कितने टाइम के लिए? Years. फॉर रेड पेन से 8 असेसमेंट ईयर, फॉर 8 असेसमेंट ईयर. Point number 2, if such asset is sold, if such asset is sold before the specified period, before the specified period, point number 2 लिख रहे हो बराबर. then next line पे cost of asset माइनस, नेक्स्ट लाइन पे रेड पेन से माइनस डेप्रीशिएशन अप टू द डेट ऑफ डिस्पोजल, नेक्स्ट लाइन पे रेड पेन से लिखना बैलेंस अमाउंट shall be taxable as business income. Balance amount shall be taxable as business income. Balance amount shall be taxable as business income. समझता है कि नहीं? तुम लोग का मालूम ही नहीं पड़ रहा है मुझे यार. एक क्वेश्चन करो प्लीज. कौन सा क्वेश्चन लास्ट किया था? 11 किया था ना या 10 किया था? 11th वाला करो, प्रॉपर सम करो टेस्ट की तरह, नोटबुक में लिख के करो, नोटबुक में करो प्रॉपर. अभी तक मैंने एक भी सम दिया नहीं है, पहला सम दे रहा हूं, बराबर से करना, फॉर्मेट बना के नेट प्रॉफिट एड लेस करना. कोई सुन रहा है क्या? सब पेन से लिखना चाहिए, तो जो लास्ट में टोटल होता है वो पेंसिल से लिख देना, वो दैट्स ओके. और सम का लास्ट पैराग्राफ, क्वेश्चन नंबर 11 का लास्ट पैराग्राफ है का असर्टेन नेट इनकम मिला, आगे एंड टैक्स लायबिलिटी हटाओ और उसके बदले लिखो assessee has opted out of 115 BAC. Assessee has opted out of 115 BAC. अगर विदाउट डिस्कशन करोगे तो आराम से 12 मिनट में सम होएगा. फेयर में करने के लिए टाइम दे रहा हूं, अलाउड डिसअलाउड मार्क करने के लिए नहीं दे रहा हूं. करो प्लीज, फॉर्मेट बना के करना. लास्ट क्वेश्चन क्या था उसके बाद, 11 के बाद नोटबुक.
एक 10 मिनट ही बचते का टाइम पास करें टाइम पास होते हाँ
इंटरेस्ट को तो इंटरेस्ट भी अलाउड होगा, पैनल भी अलाउड होगा। Depreciation और charges 5 महीने हो गए लगे तो चार्जेस चल जाएगा। बिजनेस का होगा ना, ऑफिस में एंटरटेनमेंट हाँ खाली पैनल को देता है। अरे नहीं सर, आपका बिजनेस का थोड़ी यही सोच रखना है ना, सिर्फ मैं बोल रहा हूँ फादर है ना, नहीं तो वो हाँ ऐसे ये भी होगा, वो भर देगी। हाँ दोनों मैं बोल रही हूँ जो पे कर दिया ना, पे कर दिया फाइलिंग डिटेल्स के पहले उधर भी है ना, सेकंड एडजस्टमेंट में 31 जुलाई 2025 उन्होंने साफ दिया है 6000 मेरी साइड पे दूसरे साइड वो पेज पे पर वैसे विड्रॉवल नॉट अलाउड है पहले डिडक्शन हम लोग ने किया था, अभी भी इनकम में नहीं है तो निकालना होगा। बट ये जरूरी नहीं है कि नॉन डिजिटली चलेगा।
हाँ दिख रहा वो तो एडजस्टमेंट मॉडिफिकेशन करना और कहाँ है हमने कॉर्डर में थोड़ी आया हरियाणा दही की बचा हाँ क्या हरियाणा आया क्या आंसर? चेक करो पहले तो वो डॉट किया. पॉइंट नंबर 1 है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 19,000 इज फॉर साइंटिफिक रिसर्च. तो पहले साइंटिफिक रिसर्च वही सेम पेज पे डॉट करो. आउट ऑफ बोनस तो ऊपर सैलरी में बोनस दिया उसको डॉट आएगा. डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग तो डेप्रीशिएशन है क्या? हाँ उस पर डॉट आएगा. हाँ एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग पे भी डॉट आएगा. सेल्स टैक्स ऑफ 38 इंक्लूड तो सेल्स टैक्स पे डॉट. प्रोविजन फॉर सेल्स टैक्स पे डॉट. सैलरी टू स्टाफ पे डॉट मिला. ओके तो P&L डेबिट पढ़ रहा हूं. ऑफिस एक्सपेंस कुछ नहीं बोला है मतलब बिजनेस में होता है. सन्ड्री एक्सपेंस अगेन कुछ नहीं बोला है तो बिजनेस में होता है. एंटरटेनमेंट एक्सपेंस कुछ नहीं बोला है तो बिजनेस में ही होता है. एंटरटेनमेंट मतलब अपने ऑफिस में कोई गेस्ट वेस्ट आया उसके खाने पीने का खर्चा है उसका खर्चा. एंटरटेनमेंट कुछ नहीं बोला है मतलब इट इज फॉर बिजनेस. ऑडिट फीस अगेन बिजनेस में ही होता है. लीगल चार्जेस एक्सपेंसेस कुछ नहीं बोला है तो बिजनेस में ही है. तो ये पांचों के पांचों एडजस्टमेंट डेबिट में आना चाहिए था. डेबिट में आ रहा है तो जो भी है सब बराबर है. ऐड भी नहीं करना है लेस भी नहीं करना है. बोलो कितने लोगों का मिस्टेक है हाथ उठाओ. एंटरटेनमेंट वाला मिस्टेक है हाथ उठाओ. कितने लोगों का एंटरटेनमेंट मिस्टेक है बस बाकी राइट है. समझे? अच्छा एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग बेटा एडजस्टमेंट काम का ही है. एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग का मतलब है बिल्डिंग को एक्सटेंड किया तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना. तो बैलेंस शीट में जाना चाहिए. किधर जाना चाहिए? तो यहां पे मैं ऐड करूंगा एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग. कितना? 6,000 बराबर है. अमाउंट को मत देखना बेटा. एक्सटेंशन मतलब नया बिल्डिंग का कोई पार्ट बनाया तो बैलेंस शीट में जाएगा. अगर ये यहां से बैलेंस शीट में जा रहा है तो वहां से यहाँ पे क्या आएगा? डेप्रीशिएशन. क्या आएगा? बट आपको एडजस्टमेंट नंबर 3 में बोला है डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग इज 19,000 एज पर इनकम टैक्स प्रोविजन. मिला? मतलब ऑलरेडी निकाल के दिया हुआ है तो अपने को सेपरेट नहीं निकालना है. अगर नीचे एडजस्टमेंट नहीं दिया होता तो मैं डेप्रीशिएशन 600 रुपया माइनस करता 10%. बिल्डिंग पे डेप्रीशिएशन इज 10%. तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कितना है? 23,000. तो वो भी ऐड करूंगा और लेस क्या करूं? Unrecorded business expenses. लेस अनरिकॉर्डेड बिजनेस एक्सपेंसेस. Plant and machinery. डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड क्या लिखो? बिल्डिंग. बराबर है कितना है? 19,000 लेस हो जाएगा. आई थिंक एक दो लोगों को तो समझा है. कितने लोगों का राइट था? क्या नहीं किया? ऐड नहीं किया. ओके. सैलरी टू स्टाफ. सैलरी 43 बोनस 36. सैलरी बोनस पे डॉट है पॉइंट नंबर 2 में नीचे. आउट ऑफ बोनस 36 4,000 इज पेड ड्यूरिंग 23-24 तुम्हारे बुक में. बराबर क्या है? 24-25. हाँ सो बोनस इज पेड ड्यूरिंग द ईयर. बराबर है. 26,000 is paid on July 31-25 being the due date of furnishing the return and the balance of 6,000 is however paid on November 11-25. कोई प्लीज कमेंट करेगा कि इसके बाद चल रही है बोनस. अलाउड ओनली इफ इट इज पेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न. तो मैं बोल सकता हूँ
जो 6,000 रुपया नवंबर में पे किया वो डिसअलाउड है, बाकी तो ड्यू डेट से पहले ही पेड है। सो बोनस में प्रॉब्लम नहीं है, बोनस में 6,000 में प्रॉब्लम है, तो 6,000 रुपया ऐड हो जाएगा। कितने लोगों का मिस्टेक है? पूरे बैच का राइट है। नेक्स्ट, सैलरी में भी डॉट है क्या? सैलरी टू स्टाफ इंक्लूड पेमेंट ऑफ पेंशन ऑफ 5,000 टू विडो ऑफ अ फॉर्मर एम्प्लॉई। तो एम्प्लॉय मतलब बिजनेस में काम कर रहा था, उसके विडो को पैसा दिया, पर्सनल है या बिजनेस है? अलाउड डिसअलाउड? अलाउड। डेबिट में आना चाहिए था, डेबिट में आ रहा है, सब बराबर है। इधर तक किसी का सब राइट था? सब नहीं, सब राइट, A to Z राइट था किसी का। नेक्स्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉय रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज है तो अलाउड। अनअप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड, सो कॉन्ट्रीब्यूशन टू अनअप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड कितना है? 4,000 ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट, सेल्स टैक्स नीचे दिया है नेक्स्ट पेज पे 4 पॉइंट में। सेल्स टैक्स ऑफ 38,000 इंक्लूड इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट ऑफ सेल्स टैक्स एंड पेनल्टी फॉर इवेडिंग सेल्स टैक्स। क्या करूं? सेल्स टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स से तो अलाउड है, इंटरेस्ट भी अलाउड है, बट पेनल्टी इज डिसअलाउड। सो पेनल्टी फॉर सेल्स टैक्स 10,000 ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर सेल्स टैक्स, अगर एडजस्टमेंट नहीं दिया होता तो प्रोविजन इज ऑलवेज डिसअलाउड, एडजस्टमेंट नहीं दिया है तो। नेक्स्ट बोला है प्रोविजन फॉर सेल्स टैक्स रिप्रेजेंट आउटस्टैंडिंग सेल्स टैक्स लायबिलिटी विच इज हाउएवर पेड ऑन 10th जुलाई 25। आपको एडजस्टमेंट 2 में बोला था 31st जुलाई ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न है। अरे बोलो यार, तो ये सेल्स टैक्स आउटस्टैंडिंग ऑलरेडी जुलाई के पहले पे कर दिया है, तो अलाउड डिसअलाउड? अलाउड। डेबिट में आना चाहिए, डेबिट में आ रहा है, कोई चेंजेस करने का जरूरत नहीं है। कितने लोगों को नहीं समझा है यार? श्योर? क्लियर है? कौन सा नहीं? ये प्रोविजन वाला नहीं समझा। प्रोविजन इज नॉर्मली डिसअलाउड, बट अपन ने पढ़ा था सेल्स टैक्स इज इनडायरेक्ट टैक्स, तो इनडायरेक्ट टैक्स अलाउड है इफ पेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट। तो आपको एडजस्टमेंट 2 में दिया था जुलाई 31st बीइंग द ड्यू डेट, मिला? तो 31st जुलाई इज द ड्यू डेट। और आपको एडजस्टमेंट नंबर 5 में बोला है कि आउटस्टैंडिंग सेल्स टैक्स इज पेड ऑन जुलाई 10, तो आपने 31st जुलाई मतलब ड्यू डेट से पहले पे कर दिया ना, सो अलाउड हो गया। नहीं समझा? नेक्स्ट, पेमेंट टू अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन फॉर कैरिंग आउट साइंटिफिक रिसर्च 19,000 एज शोन इन P&L अकाउंट। एडजस्टमेंट 1 पढ़ रहा हूं। As shown in P&L account, 19,000 is paid to Scientific Research Association for purpose of carrying out approved research in natural science not related to business of X। कोई प्लीज बोलेगा अप्रूव्ड रूसी करके पढ़ाया होगा। अप्रूव्ड रूसी में आर क्या था? रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और इंस्टीट्यूट, इन लोग को डोनेशन दिया तो अलाउड है। यहाँ पे बोला हुआ है कि अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च के लिए रिसर्च एसोसिएशन को डोनेशन दिया है, तो वो अलाउड है। कोई घर से पढ़ के आया तो ही समझेगा, नहीं तो रट्टा होएगा। अपन ने वहां पे लिखा भी था आउटसाइडर में बिजनेस या नॉन बिजनेस सब अलाउड है, तो यहाँ पे अलाउड है इवन इफ इट इज नॉट रिलेटेड टू द बिजनेस। कितने लोगों को नहीं समझा? क्लियर है? वहां पे जाओ, सेक्शन 35 का चार्ट निकालो। सेक्शन 35 के चार्ट में सेकेंड एरो पढ़ो, सेकेंड एरो मिला? कंट्रीब्यूशन टू आउटसाइडर, वहां पे लिखा है मे और मे नॉट बी रिलेटेड टू बिजनेस, मिला? सो और उसमें रूसी में आर मतलब रिसर्च एसोसिएशन था, तो यहाँ पे बोला है 19,000 इज पेड टू साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन फॉर पर्पज ऑफ कैरिंग आउट अप्रूव्ड, तो अप्रूव्ड बोला है। साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन भी है, तो अलाउड या डिसअलाउड? अलाउड। बोलो प्लीज, कितने लोगों को नहीं समझा है? सेम क्वेश्चन में आगे बोला है बिसाइड एक्स परचेज अ प्लांट फॉर 30,000 फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग आउट साइंटिफिक रिसर्च रिलेटेड टू हिज बिजनेस, नाइदर कॉस्ट ऑफ प्लांट नॉट डेप्रिसिएशन इज डेबिटेड टू P&L अकाउंट। प्लीज बोलना, रिलेटेड टू हिज बिजनेस है, प्लांट खरीदा है, मतलब मैं बोल सकता हूँ इन हाउस रिसर्च है। इन हाउस रिसर्च में
ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस है, अरे बोलो यार। सो अलाउड डिसअलाउड, फुल कॉस्ट इज अलाउड। तो अगर फुल कॉस्ट अलाउड है तो अपने अकाउंटेंट को डेबिट में लिखना चाहिए था प्लांट एंड मशीनरी फॉर साइंटिफिक रिसर्च, बट उस बंदे ने नहीं लिखा, उसको नहीं मालूम होएगा। तो अब जब मैं डेबिट में लिखूंगा तो खर्चा बढ़ेगा, प्रॉफिट घटेगा, तो माइनस हो जाएगा 30,000 रुपीज। कितने लोगों को नहीं समझा है, प्लीज हाथ उठाओ यार। क्यों 30,000? पहले तो 30,000 आया किधर से वो बताओ। इन हाउस रिसर्च है, प्लांट एंड मशीनरी है, तो पूरा 100% अलाउड होता है। और ये अपने अकाउंटेंट ने डेबिट में नहीं लिखा तो मैं जाके लिखूंगा तो माइनस हो जाएगा। बोलो प्लीज, इतने में कोई डाउट? अरे बोलो यार। क्रेडिट साइड में बोला है ग्रॉस प्रॉफिट बिजनेस में होता है, सन्ड्री रिसीट्स अगेन बिजनेस में होता है, अरे बोलो। बैड डेट्स रिकवर्ड नॉट अलाउड एज डिडक्शन अर्लियर, मतलब पहले डेबिट में नहीं था, अभी क्रेडिट में नहीं आना चाहिए, बट उसने गलती से लिख दिया तो अभी मैं बैड डेट्स रिकवर्ड लेस करूंगा, उसने ऐड किया था। कितना है? 7,100 माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट, कस्टम ड्यूटी रिकवर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट अर्लियर अलाउड एज डिडक्शन। अर्लियर अलाउड मतलब पहले डेबिट में आया था तो अभी क्रेडिट में आना चाहिए, ऑलरेडी क्रेडिट में आ रहा है तो सब बराबर है, चेंजेस करने का जरूरत नहीं है। गिफ्ट फ्रॉम फादर, बिजनेस या पर्सनल? तो बिजनेस में नहीं आना चाहिए, गलती से लिख दिया तो अपन माइनस करेंगे, उसने प्लस किया था 43,000। एडजस्टमेंट 1 रिसर्च वाला किया, एडजस्टमेंट 2 बोनस वाला किया, 3 डेप्रीशिएशन भी किया, 4 सेल्स टैक्स प्रोविजन फॉर सेल्स टैक्स किया, स्टाफ सैलरी किया, मिला। A certain net income assuming that 20,000 is deposited in public provident fund account, तो खुद का प्रोविडेंट फंड है तो इधर नहीं आएगा, एंड अदर सोर्सेस तो अलग अलग होंगे। सो यहाँ पे 50,100 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 49,000 माइनस हो जाएगा, और ये सब का बोलो कितना आ रहा है इसका टोटल? 49। तो ये 49 और ये 49 तो जीरो हो गया। 50,100 माइनस कर दो बस। 530 to 500 आ रहा है। टोटल चेक करना, मैं कुछ भी ऐसा रैंडम ओवरली करता हूँ। कॉपी करो। किसी का राइट था एग्जैक्ट 530 to 500, किसी का सिर्फ एक एडजस्टमेंट रॉन्ग हुआ है। कौन सा? और कितने लोगों का क्या? एक ही। साइंटिफिक 19,000 माइनस नहीं किया। कॉपी करेगा कोई? ये कॉपी करा इतना 30,000। राइट था? क्या मिस्टेक किया? बस ये कोई कॉपी कर रहा है इतना? मेरे बात कौन सा टीचर? अकाउंट्स हटाओ। ये टीवी का क्या काम? इधर वाला देखेगा ऐसा? इधर प्ले स्टेशन लगा दो ना। इतना कॉपी किया, देन टेक अ ब्रेक। नोट नहीं लिखना। कौन सा नोट लिखा है? कुछ नोट जैसा? बोनस के लिए लिखना पड़ेगा। नहीं वो ठीक है, एग्जाम में जरूरत नहीं है। अभी अपने को कुछ ऐसा है जो नया था तो समझा नहीं है तो लिखाओ। लास्ट टाइम तो नया था इसलिए लिखाया था।